कार्य शक्ति जनसंख्या का वह भाग है जो रोजगार में संलग्न होता है, या मैं साथियों ऐसे कहूं कि जो रोजगार शुदा होता है। बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं साथियों। श्रम शक्ति में कहा कि ऐसी जनसंख्या जो एक प्रदेश की सेवा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में क्या करती हो, सहयोग करती हो। सहयोग भी कैसा करती हो, किसमें, आर्थिक क्रियाओं में करती हो, जिसमें मेरे भाई रोजगार शुदा भी व्यक्ति होते हैं और बेरोजगार भी होते हैं। लेकिन मेरे भाइयों कार्य शक्ति में सिर्फ और सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनके पास क्या होते हैं, रोजगार। रोजगार शुदा व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है, ना कि बेरोजगार व्यक्तियों को। किसमें, कार्य शक्ति में। जबकि कार्यशील में बेरोजगार व्यक्ति भी होते हैं और रोजगार व्यक्ति भी होते हैं। इट्स ओके। एक तीसरा पॉइंट दोस्तों, और तीसरा पॉइंट है बेरोजगारी की दर। अगर ये तीनों वर्ड आपको समझ में आए, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर, तो मेरे भाइयों समझ लेना कि आपको बेरोजगारी भी समझ में आ गई। बेरोजगारी की दर में हम कहें दोस्तों तो होगा दोस्तों बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या वृद्धि के को बेरोजगारी दर कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल की दृष्टि से समझाने की कोशिश करूं साथियों में, तो मैं कह सकता हूं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें दोस्तों। सन 2011-12 में बेरोजगारी के आंकड़े संकलित करने के लिए मेरे भाइयों जो दौर प्रारंभ हुआ था वो 68वां दौर चलाया गया था। बेरोजगारी के आंकड़े कलेक्ट करने के लिए कब, सन 2011-12 में हमारे देश में कौन सा दौर चलाया जा रहा था दोस्तों, 68वां दौर चलाया गया, जिसमें पाया गया दोस्तों कि हमारे देश में
प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे, प्रति 1000 व्यक्तियों पर 395 श्रम शक्ति थी दोस्तों, जबकि 386 कार्य शक्ति थी। गौर फरमाइएगा साथियों, मैंने कहा मेरे भाई लोगों कि हमारे देश में बेरोजगारी के आंकड़े प्राप्त करने के लिए या बेरोजगारी की गणना करने के लिए सामान्य स्थितियों के अनुसार इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं बताऊंगा कि सामान्य स्थिति क्या होती है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि बेरोजगारी की गणना करने के लिए सामान्य चालू स्थिति के अनुसार सन 2011-12 में हमारे देश में कौन सा दौर चलाया गया था? 68वां दौर चलाया गया था दोस्तों, जिसमें पाया गया कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर हमारे देश में 395 श्रम शक्ति है और 386 क्या है? कार्य शक्ति। हम बेरोजगारी को समझने के लिए कितने पॉइंटों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों? 3। फर्स्ट था दोस्तों हमारे पास श्रम शक्ति था, दूसरा था कार्य शक्ति और तीसरा था बेरोजगारी की दर। इन तीनों पॉइंटों को हम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इस उदाहरण से हम तीनों पॉइंटों को क्लियर कर सकते हैं और तीनों पॉइंट क्लियर हो गए तो हमारी बेरोजगारी क्लियर हो गई। मैंने कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी की गणना करने के लिए सामान्य चालू स्थिति के अनुसार सन 2011-12 में हमारे देश में कौन सा दौर चलाया गया था? 68वां दौर चलाया गया था दोस्तों। इस 68वें दौर में पाया गया कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो श्रम शक्ति थी दोस्तों, वो श्रम शक्ति कितनी थी? 395। जबकि कार्य शक्ति की बात करें तो कार्य शक्ति थी 386। दोनों में अंतर हुआ। श्रम शक्ति कितनी हो गई हमारे पास? 395। कार्य शक्ति कितनी हो गई? 386। कितने का अंतर हुआ? 9 का अंतर हुआ। अगर साथियों हम इसका प्रतिशत निकालते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे देश की जो बेरोजगारी की दर थी उस समय कितनी थी? 2.3%। इट्स ओके। इसे क्या कहेंगे हम? बेरोजगारी की दर कहेंगे, इसे हम कार्य शक्ति कहेंगे, इसे कहेंगे हम श्रम शक्ति। मैंने आपको कहा था कि सामान्य स्थिति क्या होती है। हाँ, इसमें भी फर्क होता है दोस्तों। बेरोजगारी की संकल्पना को समझने के लिए, बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, संकलित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, संग्रहित करने के लिए मेरे भाइयों कितनी 3 अलग अलग मापक इकाइयों का क्या किया जाते हैं? अध्ययन, या हम कह सकते हैं 3 स्तरों पर बेरोजगारी के आंकड़े क्या किए जाते हैं? संकलित। पहला स्तर कौन सा होता है? सामान्य चालू स्थिति। दूसरा होता है मेरे भाइयों दैनिक चालू स्थिति और तीसरा होता है दोस्तों साप्ताहिक चालू स्थिति। हमारे देश में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए अलग अलग पैमानों पर इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाते हैं, या 3 प्रकार से बेरोजगारी के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। सामान्य चालू स्थिति के अनुसार, दैनिक चालू की स्थिति के अनुसार और साप्ताहिक चालू स्थिति के अनुसार। मैंने यहाँ जो आपको उदाहरण दिया किसके आधार पर? सामान्य चालू स्थिति के आधार पर।
लेकिन ये होती क्या है, सामान्य, दैनिक और साप्ताहिक। जो व्यक्ति मेरे भाइयों पूर्णतः बेरोजगार होते हैं, जो पूरी तरह से बेरोजगार होते हैं, जैसे सप्ताह में एक भी घंटे, एक भी दिन, महीने में एक भी दिन, या मैं ऐसे कहूँ कि जिसके पास कोई कार्य नहीं होता, जो पूरी तरह से क्या है, फ्री है, ऐसे व्यक्ति को सामान्य स्थिति के अंतर्गत रखा जाता है। जिस व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं है, ऐसा व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा, सामान्य चालू स्थिति के अंतर्गत। फिर दैनिक चालू स्थिति क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जिसको दिन में 4 घंटे से कम क्या मिलता हो, कार्य मिलता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बेरोजगार है मेरे भाइयों। और ऐसे बेरोजगार व्यक्ति को किस में रखा जाता है, दैनिक चालू स्थिति में। समझ में आया? सामान्य चालू स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरह से बेरोजगार है, दैनिक चालू स्थिति में ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाते हैं जो व्यक्ति एक दिन में कार्य तो करता है लेकिन उसे कार्य 4 घंटे से भी कम मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत, दैनिक चालू स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत इसका क्या किया जाता है, समापन। साप्ताहिक चालू स्थिति में क्या होता है दोस्तों, सप्ताह में 3 दिन तो उसके पास काम है और 4 दिन वो फ्री रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है दोस्तों, बेरोजगार। सप्ताह में 3 दिन उसके पास काम है और 4 दिन वो फ्री रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, बेरोजगार है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति का जो आकलन, ऐसे व्यक्तियों का जो आकलन किया जाता है किसके माध्यम से, साप्ताहिक चालू स्थिति के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो मैंने ये जो आपको आंकड़े प्रस्तुत किए मेरे भाइयों, ये किसके आधार पर, सामान्य स्थिति के आधार पर। इट इज ओके भाई लोगों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना तो आपको बनता ही है। आगे साथियों मैं बात करूं कि ऐसा व्यक्ति जो 365 दिन में से 273 दिन से कम कार्य करता हो, एक वर्ष में जिसको 273 दिन से कम कार्य मिलता हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मेरे भाइयों एक आकलन के अनुसार क्या है, बेरोजगार। ऐसा व्यक्ति भी क्या है, बेरोजगार है। आगे ये भी कहा गया मेरे भाइयों, ऐसा व्यक्ति जिसको दिन में 8 घंटे से कम काम मिलता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी किस श्रेणी में रखा जाते हैं, बेरोजगार की श्रेणी में। इट इज ओके। आगे मैं बात करूंगा मेरे भाइयों कि बेरोजगारी की माप। किसकी बात करेंगे हम, बेरोजगारी की माप की। तो देखिए दोस्तों, बेरोजगारी की माप होती क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है मेरे भाइयों कि हमारे देश में बेरोजगारी की माप करता कौन है। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया मेरे भाइयों, और वो संगठन बनाया गया था 1950 में, या मैं कहूँ सन 1950 में। जिसके मुख्यालय की मैं बात करूं तो दोस्तों जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में।
NSSO जो कि हमारे देश में किसका कार्य करता है दोस्तों, बेरोजगारी की गणना करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थापित है, नई दिल्ली में। NSSO को पूरा नाम की हम बात करें दोस्तों तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम दोस्तों हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे संगठन। सर्वे को हम परीक्षण भी कह सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रतिदर्श परीक्षण संगठन या सर्वे संगठन दोस्तों ये हमारे देश में वर्तमान में क्या करते हैं, क्या करता है दोस्तों, बेरोजगारी की गणना। एक और मेरे भाई लोगों सन 1973 में एक और समिति बनाई गई थी, भगवती समिति, जो भी हमारे देश में किसका कार्य करती है, बेरोजगारी के आंकड़ों का कलेक्शन करती है। यहां तक समझ में आया आपको? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दोस्तों बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में, कि हमारे देश में बेरोजगारी के कितने प्रकार पाए जाते हैं। साथियों हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार। मेरे लाडलो, एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि जब हमसे कोई बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में पूछे कि बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, तो साथियों इसका हमारे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता, क्योंकि अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसके अनेक प्रकार, मैं साथियों बताऊं कि कहीं इसको 8 भागों में विभाजित किया गया, कहीं से 5 भागों में विभाजित किया गया। हमारी पुस्तक की हम बात करें तो 6 भागों में डिवाइड किया गया। ऐसा तो कोई प्रश्न बनने का सवाल नहीं उठता कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है दोस्तों। हाँ, इतना जरूर बनता है कि बेरोजगारी के प्रकार हमसे पूछ सकता है कि बेरोजगारी, फलानी बेरोजगारी किसे कहते हैं, कि बेरोजगारी किसे कहा जाता है। सामान्यतः हम दोस्तों 5 प्रकार की बेरोजगारी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी पुस्तक में कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की। सबसे पहले देखिएगा कि ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। फर्स्ट, पहले नंबर की है मौसमी बेरोजगारी। सेकंड नंबर की मैं बात करूं मेरे भाइयों तो वो होगी संरचनात्मक बेरोजगारी।
तीसरे प्रकार की हम बात करें तो वो होगी मेरे भाइयों तकनीकी बेरोजगारी। फोर्थ नंबर की बात करें दोस्तों तो वो होगी सक्रिय बेरोजगारी। पांचवें नंबर की मैं बात करूं मेरे भाइयों तो वो होगी घर्षणात्मक। और छठे नंबर की मैं बात करूं दोस्तों वो होगी प्रच्छन्न या फिर दोस्तों मैं बात करूं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। भाइयों मैं बात करूं संरचनात्मक बेरोजगारी और सक्रिय बेरोजगारी, इन दोनों बेरोजगारियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो साथियों इनमें हम काफ़ी समानताएं देखेंगे। ऐसा हमें जजमेंट होगा कि घर्षणात्मक जो हमारे पास सक्रिय बेरोजगारी है वो सक्रिय बेरोजगारी ही कौन सी बेरोजगारी है, संरचनात्मक। जब आगे की क्लासों में या हम बात करें दोस्तों, आगे जब बात करते हैं तो ये 5 प्रकार रह जाते हैं, जिसमें या तो सक्रिय बेरोजगारी होगी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा आपसे। सिर्फ आप इनका महत्व समझिएगा। अगर आपको एक बार इनके महत्व को समझ में आ जाएगा, आप एक बार इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आप डेफिनेशन आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मौसमी बेरोजगारी। ऐसी जो बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। और कृषि क्षेत्रों पर निर्भर जो देश होते हैं दोस्तों वो अधिकांशतः कौन से देश होते हैं, अविकसित देश। कृषि या उससे संबंधित जो कार्यों में संलग्न जो व्यवसाय होते हैं या व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मौसम के अनुसार उनमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे मेरे भाइयों में बात करूं चीनी मिलों की, चीनी मिलें 12 महीने ही उत्पादन नहीं करती, ये बीच में कुछ महीने के लिए उत्पादन बंद कर देती हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि गन्ने का उत्पादन क्या हो जाता है, बंद। जब गन्ने का उत्पादन बंद हो जाता है तो दोस्तों चीनी मिलें भी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हाँ, आज चुकंदर से भी चीनी बनती है, मैं ये नहीं कहता कि गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन मैं एक समझाने की दृष्टि से मैं ले रहा हूँ कि चीनी जो मिलें होती हैं वो किस पे डिपेंड रहती हैं, गन्ने पर डिपेंड रहती हैं। और गन्ना 12 महीने इन्हें प्राप्त नहीं होने के कारण ये कुछ महीनों के लिए बीच में क्या कर दी जाती है, बंद। तो साथियों इनमें कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं वो कुछ महीने के लिए बेरोजगार हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। तो ऐसे व्यक्तियों को कौन सी बेरोजगारी में रखा चाहते हैं, मौसमी बेरोजगारी में। किस में रखा चाहते हैं, मौसमी बेरोजगारी में। आप सोच रहे होंगे कि साहब गन्ने का स्टॉक तो कर सकते, स्टॉक करने के बाद फिर 12 महीने, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन दोस्तों गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा होती है ना, वो सुक्रोज की मात्रा लगातार घटती चली जाती है। जैसे
गन्ने की मिलों के जो मालिक होते हैं उन्हें एक बहुत बड़े स्तर पर हानि का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यवसाय जो कुछ समय चलते हैं और कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ऐसे व्यवसायों में कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं वो मजदूर किस में आते हैं, मौसमी बेरोजगारी में। इट इज ओके। आगे मैं बात करूं मेरे भाइयों संरचनात्मक बेरोजगारी की, तो संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि संरचना में हमारे देश की संरचना, हम कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं। जब एक देश की संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो दोस्तों मांग और पूर्ति का संतुलन क्या होता है, खत्म हो जाता है, बिगड़ जाते हैं। जब मांग और पूर्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, इनमें असंतुलन या इम्बैलेंस की पूर्ति मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मांग और पूर्ति का संतुलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। बैलेंस ना होकर कैसी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो इससे क्या होगा मेरे भाइयों, जब मांग कम होगी, जब किसी देश में वस्तु की मांग कम होगी तो उस वस्तु का उत्पादन भी कम मात्रा में किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। और जब कम मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो कम उत्पादन करने के लिए कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो मेरे भाइयों ऐसी स्थिति में भी व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मांग हमेशा घटती रहती है, मांग बढ़ भी जाती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ऐसी कंडीशन की जब हमारे देश में किसी वस्तु की मांग में क्या होती है, कमी। जब वस्तु की मांग में कमी होती है, जब वस्तु की मांग में क्या होती है, कमी होती है, तो मेरे भाइयों उस वस्तु का उत्पादन भी कम हो जाता है। और कम उत्पादन करने के लिए जो उद्योग धंधे होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, उनमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो अतिरिक्त श्रमिक होते हैं उन्हें व्यवसायों से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति किस में आएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचना में हमारे देश के आर्थिक स्तर में हम कह सकते हैं संरचना होती है दोस्तों जिस पर किसी देश का एक विकास टिका होता है मेरे दोस्तों। आगे मैं बात करूं तकनीकी बेरोजगारी की। जब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, तो उसमें जो कारण पड़ेंगे उन कारणों में एक कारण ये भी पड़ता है कि हमारे देश का जो तकनीकी है वो कैसी है, पिछड़ी हुई है। हमारे देश की तकनीकी पिछड़ी हुई होने के कारण हमारा आर्थिक स्तर कैसा है, कमज़ोर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ ये बात सिद्ध होती है, लेकिन यहाँ लागू नहीं होगी। तकनीकी का विकास होगा, तो मेरे भाइयों मैं कह सकता हूँ कि तकनीकी का मतलब नए तरीकों से कार्य करना, आधुनिक तरीकों का उपयोग करना, कम खर्चे पर ज़्यादा वस्तु बनाना। ऐसा ही तो कहना चाह रहे हैं ना, तकनीकी हमें यही तो बता रही है। तो मेरे भाइयों जब यंत्रों से कार्य किया जाएगा तो ये भी सही है कि उसमें कम खर्च होगा। एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसका जो औसत आएगा वो कैसा आता है दोस्तों, कम आता है। साथ में कार्य भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और मेरे भाइयों इतना भी मैं बता दूं कि कार्य गुणवत्तापूर्ण होगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। लेकिन मेरे साथियों इसके कुछ पॉइंट तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ पॉइंट कैसे हैं, नेगेटिव भी है। माना कि किसी व्यवसाय में जो कार्य करने वाले सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, 20 थी। लेकिन अब उस व्यवसाय में श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने क्या खरीद लिया, एक आधुनिक तकनीकी पर निर्भर एक यंत्र, एक मशीन खरीदी है, परचेज की है, जिसके कारण अब इन 20 व्यक्तियों में से सिर्फ 2 व्यक्तियों की क्या है, आवश्यकता, या 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो मेरे भाइयों 15 जो व्यक्ति हैं वो तो बेरोजगार हुए, किसके कारण, यंत्रों के कारण, तकनीकी विकास के कारण हुए ना। तो ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं, ऐसे व्यक्तियों को कौन सी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी, सर्कल। इसमें एक उतार चढ़ाव, आप जब उद्योगों की बात करते हैं दोस्तों तो उद्योगों की विशेषता में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि उद्योगों में कभी लाभ तो कभी हानि होती है।
इनमें जोखिमों की अस्थिरता बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सोसाइटी हो कि व्यवसायों में हमेशा में लाभ होगा तो हर व्यक्ति अपना व्यवसाय लेके बैठ जाए। कभी उद्योगों में हमें हानि का सामना भी करना पड़ता है तो कभी लाभ भी हो जाता है। जब हमें दोस्तों हानि होगी तो उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा। जब व्यवसायों में हमें क्या होती है, हानि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। लेकिन जब दोस्तों लाभ अधिक होते हैं और हानि कम होती है, या मैं ऐसे कहूँ कि जो विक्रय मूल्य का जो कीमत है वो अधिक है और क्रय मूल्य की कीमत कैसी है, कम। जितना इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज़्यादा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं व्यापार संतुलन। और जब हमें हानि होती है, हम 100 रुपये खर्च करके अगर 120 रुपये कमा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन को कहा जाता है व्यापार संतुलन। और जब हम 120 रुपये खर्च करके 100 रुपये कमा रहे हैं, तो दोस्तों इसे कहा जाता है व्यापार घाटा। तो मेरे भाइयों, जब व्यापार में घाटा होगा तो उस घाटे को भरने के लिए वो क्या करेगा दोस्तों, श्रमिकों की संख्या कम करेगा। वो देखेगा कि कौन सा श्रमिक कितना काम आ रहा है, अगर वो काम नहीं आ रहा है तो उसको बाहर निकाल देगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मेरे भाइयों? अगर उसमें घाटा प्रारंभ हुआ तो उसका कारण क्या है? उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी कब, क्योंकि कम क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि उसकी मांग में क्या हो गई, कमी। जब वस्तु की मांग में कमी होगी ना, तो उस वस्तु का उत्पादन भी कम करना पड़ेगा। जब वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, वहां से लोगों को हटाना भी पड़ेगा। समझ में आया? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं के कारण भी हमारे जो समाज है, हमारी संस्कृति है, या हम कह सकते हैं हमारे देश का जो आर्थिक स्तर है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है प्राकृतिक आपदाओं, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, क्या होगा? बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी दोनों लगभग एक जैसे हैं। आगे मैं बात करूं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी में तालाबंदी या हड़ताल की बात कर लें दोस्तों, या फिर हम एक अच्छे कार्य की तलाश में, या हम एक अच्छे हम कहें वेतन की तलाश में दोस्तों किसी व्यवसाय से क्या दे दें, अपना इस्तीफा ले लें, या हम किसी व्यवसाय को छोड़ दें, किसी कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य की तलाश में लग जाएं, तो दोस्तों कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए जो हम फ्री रहे, तो ऐसे व्यक्ति किस बेरोजगारी में आएंगे? घर्षणात्मक। माना कि किसी भी व्यवसाय पर लॉकबंदी, तालाबंदी कर दी गई, तो तालाबंदी होगी तो उसमें कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को रोजगार से बाहर निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा? बिल्कुल, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। जब रोजगार खत्म हो जाएगा तो कैसे व्यक्ति हुए? बेरोजगार हुए। घर्षणात्मक बेरोजगारी दो जो अवधियां होती हैं, जो सत्र होते हैं, उन दो सत्रों के मध्य में जो व्यक्ति फ्री रहता है दोस्तों, उस व्यक्ति को किस बेरोजगारी में? घर्षणात्मक बेरोजगारी में रखा जाता है। दो रोजगार की अवधियों के मध्य फ्री रहने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। लेकिन कौन सी बेरोजगारी में दोस्तों? घर्षणात्मक बेरोजगारी में। जैसा कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो कि किसी एक व्यवसाय में कार्य करता था, लेकिन इसने सोचा कि यहाँ से छोड़कर मैं अगर बी में जाऊँगा तो मुझे यहाँ से ज़्यादा क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा। तो इसने इस व्यवसाय को छोड़ दिया, लेकिन इस व्यवसाय में इसे नहीं लिया गया, किसी भी कारणवश इसे बाहर निकाल दिया गया दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति तो बेरोजगार हुआ ना, क्योंकि ये पहला जो कार्य था उसको भी छोड़ चुका है, और जिसकी तलाश में, जिसके लिए इसने अपना कार्य छोड़ा था, वहाँ भी उसे सक्सेसता नहीं मिली। तो ऐसा व्यक्ति कौन सी बेरोजगारी में आएगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी में। आगे मेरे भाइयों, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है दोस्तों ऐसी बेरोजगारी, या जब कोई व्यक्ति हमें किसी कार्य में लगाता हुआ दिखाई देते हैं,
ऐसा प्रतीत तो होता है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसके कार्य करने से और ना करने से उस वस्तु के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरे भाई लोगों, ऐसे व्यक्तियों को कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत। क्या समझे आप? ऐसा व्यक्ति जो हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि वो रोजगार में कार्यरत है, किसी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उसके लगे रहने और ना रहने से उसके व्यापार पर, उस उत्पादन, उस वस्तु के उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो उत्पादन कम होता है, ना उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति का वहाँ लगे रहना उचित है? नहीं दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति को ही कौन सी बेरोजगारी में? छिपी या प्रचंड बेरोजगारी में रखा जाता है। और ये बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे समाज का कोई भी परिवार और इस परिवार के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे भाइयों? 10। माना कि एक परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। और इस परिवार के पास जो कृषि क्षेत्र है, वो कृषि क्षेत्र हम मान लेते हैं दोस्तों 4 बीघा। 4 बीघा खेत में कार्य करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 श्रमिकों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 8 लोगों की। और यहाँ इस पे कितने डिपेंड है दोस्तों? 10 डिपेंड है। तो दोस्तों जो 2 अतिरिक्त व्यक्ति लगे हुए हैं, क्या इनके यहाँ लगे रहने से इसके उत्पादन पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ये 2 व्यक्ति जब अतिरिक्त लगे हुए हैं तो क्या इसका उत्पादन ज़्यादा होगा? अगर ये 2 व्यक्ति यहाँ से चले जाएं तो क्या इसके उत्पादन में कमी होगी? नहीं होगी दोस्तों। इस 10 में से अगर 2 व्यक्तियों को कहीं दूसरे व्यवसाय में लगा दिया जाए, किसी दूसरे कार्य के लिए भेज दिया जाए, तो भी उतना ही उत्पादन होगा जितना कि यहाँ 8 व्यक्ति या 7 व्यक्ति कार्य करेंगे तब होगा। इस क्षेत्र पर 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति कार्य करने पर भी उतना ही उत्पादन होगा, और अगर 10 व्यक्ति इस पे कार्य कर रहे हैं तो भी उतना उत्पादन होगा। तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो ये 2 या 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा हुए नहीं हुए, तो ऐसे व्यक्ति जिसके कार्य करने और ना करने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कौन सी बेरोजगारी में आएगा? अल्प या छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी में। इट इज ओके। मैं आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर आपका भाई, आपका साथी एक नए जोश और जुनून के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ रूबरू होगा। मैं दोस्तों आगे जो पॉइंट बचे हुए हैं बेरोजगारी के कारण, वो सामान्य हैं। अगर आपको दोस्तों यहाँ तक ये समझ में आया तो आप मैं ये कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ दोस्तों कि आप उन कारणों को बिना पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। फिर भी आप उनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो आगे वीडियो बनाएंगे दोस्तों अगले चैप्टर को लेकर बनाएंगे। तो दोस्तों थैंक्स ऑफ वाचिंग।